पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत अपने चरम पर है। आगामी 19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और नगीना के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल नेताओं का डेरा सा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी यहां पर रही और मात्र कुछ घंटे शेष रह गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान के लिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मौजूद हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों पर आप जा रहे हैं। कैसा सियासी तापमान आप देख रहे हैं, कैसा माहौल आपको लग रहा है? चुनावी तापमान माहौल तो आपने सही कहा, चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति जबरदस्त सकारात्मक माहौल है। क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, सब लोग मिलकर के मोदी जी के परिवार में शामिल हैं। और सहारनपुर में कल मैंने 8 स्थानों पे छोटी बड़ी सभाएं की और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे कि जो उन्होंने सबको साथ जोड़ने की जो पहल की थी, सबकी बराबरी की पहल की थी, वो आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में, भारत में होता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत की ओर हम लोग पश्चिम में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष साक्षात्कार दिया और इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 2047 के विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और 2047 का उत्सव समूचे देश को मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस विजन को लेकर आप क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? परसों जो संकल्प पत्र आदरणीय मोदी जी ने जारी किया, जिसका बहुत अच्छा नाम भी दिया उन्होंने, मोदी की गारंटी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ये नाम दिया। वो केवल 5 साल का संकल्प पत्र नहीं है, वो किस प्रकार 2047 तक देश को हम विकसित भारत की बनाएंगे, उस श्रेणी में खड़ा करेंगे, उसका पहला कदम क्या होगा वो है। और इसमें केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, इसमें समावेशी आर्थिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई परिवार, कोई व्यक्ति, किसी बच्चे की आकांक्षाएं अधूरी नहीं छूटनी चाहिए, इस हिसाब से काम होना है। मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया और एक सबसे बड़ा उदाहरण होगा, मैं बताना चाहूंगा, जहां हम लोग हाईवे बना रहे हैं, आगे और बनाएंगे, ट्रकों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। मोदी जी ने चिंता की हमारे ड्राइवर्स की कि जब वो सड़क पे चलते हैं वो कहाँ पे सोते हैं, कहाँ नहाते हैं, कहाँ पे खाते हैं, और उसके लिए वो योजना लेकर के आ रहे हैं जिससे कि हमारे ट्रक वाले साथी जो हैं उनको एक अच्छी व्यवस्था मिल पाए। ये एक उदाहरण है, लेकिन किस संवेदनशीलता के साथ मोदी जी एक आम आदमी के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं, ये इससे दिखता है। 2047 का जो विजन भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, वो विजन दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक प्लान आउट, एक स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रही है। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत है और आपको जान के खुशी होगी कि मोदी जी का जो दूसरा सेवा काल का था, उसकी मंत्रिमंडल की जो आखिरी बैठक हुई, मैंने सुना कि वो 8 घंटे बैठक चली और उसमें ये चर्चा हुई कि 2047 में देश को हम लोग कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा दार्शनिक नेतृत्व भारत को मिला है। जहां चुनाव सामने है तो कोई भी सोचेगा कि लोग चुनाव की बात कर रहे होंगे। चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, उसके लिए हम तैयार बहुत पहले से हैं, लेकिन हम अंतिम बैठक में बात कर रहे थे 8 घंटे कि देश को कहाँ लेके जाना है। ये योगी जी, मोदी जी का नेतृत्व है। पूरे उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिल रहा है और विकसित भारत की दिशा में हमारे कदम पहले से उठ रहे थे, लेकिन अब एक योजना के तहत सिस्टम बना बना के हम लोग डेवलप कंट्री, विकसित देश बनेंगे। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर उन्होंने कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड लाना एक प्रयास था कि जो ब्लैक मनी के आधार पे पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसको दूर किया जाए और लोग स्वेच्छा से व्हाइट मनी के जरिए अपनी फंडिंग कर पाए, और यही पूरे इसमें किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं हाल के, वो भी स्वागत योग्य हैं। एक कदम हुआ, हम ब्लैक से व्हाइट में आए, अब दूसरा कदम व्हाइट को और परिष्कृत करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। आदरणीय मोदी जी ने उसका भी स्वागत किया और हम उसको और परिष्कृत करेंगे और पारदर्शी वाली व्यवस्था लेकर के आएंगे। मूल रूप से कोई विकसित देश कौन सा होता है
जो अपनी समस्याओं को हल कर रहा हो। आज जो देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1, 2, 3 है, क्या उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई? नहीं, वहां पे अलग समस्याएं चल रही हैं। तो समस्याओं को हल करने का क्रम चलना चाहिए। जो मोदी जी ने कहा, न समस्या पालेंगे न समस्या टालेंगे, ये मूल है। हमको हर समस्या का हल निकालना है और उस पर काम हो रहा है। 10 साल हुआ, अगले 5 साल में और तेजी से होगा और सिस्टम से होगा और बेहतर परिणाम दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़े हथियार के रूप में था। अब जबकि राम मंदिर बन गया है तो विपक्ष के पास से यह मुद्दा भी चला गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अदालतों में फैसला देरी से हो या फिर न हो, इसके भी प्रयास किए गए और तमाम जो है यत्न किए गए, लेकिन राम मंदिर बना और विपक्ष के हाथ से जो हथियार, जो ये मुद्दा राम मंदिर को बना रहे थे, वो मुद्दा उनके हाथ से चला गया। ये विपक्षी पार्टियां तो कभी भगवान श्री राम के मंदिर को बनता हुआ देखना ही नहीं चाहती थी। ये केवल उसको राजनीतिक लाभ का मुद्दा देखती थी। मोदी जी ने उस चीज को बहुत वृहद रूप में लिया और हम देख रहे हैं जो भी हुआ वो पूरी तरीके से न्यायालय के आदेश पे व्यवस्थित तरीके से हुआ। कहीं पे 1 मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, कहीं पे गोली तो छोड़िए डंडा नहीं चला और सबको स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भारत के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो, वो न्याय में आस्था रखते हैं और इस व्यवस्था में, इस आदेश में सबको न्याय मिला और 550 साल के लंबे इंतजार के बाद में हिंदू बहनों भाइयों को, सनातनियों को एक जो हमारी आकांक्षा थी, जो हमारी आशाएं थी, वो पूरी हुई, न्याय मिला। लेकिन ये कोई जय पराजय का विषय नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, ये आगे बढ़ने का विषय है और उस पर हम लोग आगे बढ़े हैं। न्याय हुआ, उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन मूल मुद्दा हमारा हमेशा विकास का है, बराबरी का है, सबको साथ लेके चलने का है। 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ। रामनवमी का भी त्योहार है। रामनवमी भी एक तरह से 500 वर्षों के बाद बेहद भव्य तरीके से मनाई जाने वाली है। तो रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे देशवासियों को? रामनवमी का पर्व कल है। मेरी ओर से आपके दर्शकों को, आपको, आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये रामनवमी निश्चित रूप से बहुत ही विशेष हमारे लिए है, विशेष हर्षोल्लास का दिन है। यस, खासकर इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम लला का मंदिर तैयार है। हम सब जाकर के वहां पे सिर झुकाते हैं और साथ साथ सिर ऊंचा करके वहां से बाहर निकलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर हम लोग मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मायावती ने जितना अब की बार मथा है, याद नहीं आता था इतना कभी इससे ज्यादा मथा हो। वो 8 लोकसभा सीटों में अब तक 6 लोकसभा सीटों पर मायावती जी दौरा कर चुकी हैं। तो ये जो बार बार वो मुस्लिम्स को लेकर भी अपनी बात रख रही हैं और उस फैक्टर को लेकर के अपनी बात रख रही हैं जिसके लिए मायावती जी का गणित राजनीतिक समीकरण जो जाना जाता है। आप क्या कहेंगे मायावती जी के इस दौरे को लेकर के, जिस तरह से अलग अलग लोकसभा सीटों में जा रही हैं, इतना मैराथन वो प्रचार कर रही हैं और खासतौर से मुजफ्फरनगर में उन्होंने ये भी बोला कि भाई यहाँ कोई मुस्लिम नेता लड़ने को तैयार नहीं हुआ, नहीं तो हम मुस्लिम को लड़ाते, और सहारनपुर में भी ऐसे ही उन्होंने बयान दिए। मायावती के दौरे को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मान्यवर काशीराम जी ने शुरू किया था, बहुत आदर्शवाद के साथ उसको शुरू किया था। रास्ते में कहीं पे मान्यवर काशीराम जी तो नहीं, लेकिन अन्य नेता भटक गए और आज हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक हाशिए पे उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। अन्य राज्यों में तो नगण्य उपस्थिति है ही। ये मिशन के हिसाब से बहुत से लोगों के लिए दुख का विषय है, लेकिन ये मिशन आज मोदी जी ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। बाबा साहब की जो इच्छा थी, सबका विकास होना चाहिए, सबको साथ होना चाहिए, बराबरी, समानता होनी चाहिए, इसको बसपा नहीं कर रही है, इसको आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और खासकर लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा विश्वास है, मैं आपके चैनल से अनुरोध भी करना चाहूंगा सबसे कि कोई भी गलती से भी अपना वोट बेचने का काम ना करे। 1000 रुपए के, 500 रुपए के लिए अपना वोट अगर हम बेच देते हैं तो वो आपके वोट की कीमत 500 रुपए या 1000 नहीं, इसकी वो लाखों भी नहीं है। ये तो सरकार बनाने बिगाड़ने का अधिकार आपकी उंगली में है, उसको कभी बेची मत। लेकिन जो पार्टियां वोट बेचने का काम करती हैं, मैं किसी पार्टी में आस्था रखता हूं, वो मेरा वोट बेच देती है, इससे ज्यादा गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होगी। तो जो पार्टियां टिकट बेचने का काम करती हैं, उनको किसी प्रकार समर्थन नहीं देना चाहिए। ना तो अपना वोट 500 रुपए में बेचना चाहिए, न किसी और पार्टी को अपने वोट की ठेकेदारी करने का मौका देना चाहिए। ये बहुत ही गैर लोकतांत्रिक बात है। इसके विपरीत आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो,
किसी भी चुनाव में कभी ऐसी दूर दूर तक बात नहीं आ सकती कि यहाँ पे कोई पैसा लेकर टिकट दे दे। आप मुझको देखिए, मुझको पुलिस की सेवा से आमंत्रित किया गया, मुझको चुनाव लड़ाया गया, मेरे पास कोई ऐसा पैसा था ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ता। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और हमने जो क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया उससे चुनाव लड़ा। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे उसके जेब में कोई पैसा ना हो, वो आकांक्षा रख सकता है, उसकी काबिलियत है तो वो चुनाव लड़ेगा या लड़ेंगी और वो विधायक, सांसद, मंत्री बनेंगी, देश में योगदान करेंगी। इसके विपरीत जो पार्टियां परिवारवादी हैं, जो पार्टियां भ्रष्टाचारवादी हैं, उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया है कि आप राजनीतिक खानदान से नहीं है, आपके लिए राजनीति नहीं है, आपके पास में करोड़ों रुपए और खासकर ब्लैक करोड़ों रुपए नहीं है, आप राजनीति के लिए नहीं है। ये तो बहुत गलत बात हो गई। ये तो लोकतंत्र को पूरी तरीके से नष्ट करने वाली बात हो गई। बाबा साहब इसको देखते होंगे तो कितने व्यथित होते होंगे। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी को देखिए, यहीं सहारनपुर में देखिए कितने सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं। आज में एक जिला पंचायत सदस्य मिला जिनको घर से आमंत्रित करके चुनाव लड़ाया गया। उनके पास कोई पैसा नहीं था, अत्यंत सामान्य परिवार से थे, सबने मिलकर चंदा किया, चुनाव लड़ाया और जिताया। ये राजनीति का स्वरूप होना चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सब इसको पसंद कर रहे हैं, हम इसको और परिष्कृत कर रहे हैं। और जो परिवारवादी पार्टियां, भ्रष्टाचारवादी पार्टियां हैं, आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। वो राजनीतिक हाशिए पे पहुंच चुके हैं, अब उनका समापन होने वाला है। समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार वो लोकतंत्र की बात करते रहते हैं, संविधान की बात करते रहते हैं, संविधान बचाने की बात करते रहते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, यदा कदा वो बोलते रहते हैं। तो संविधान क्या इतना हल्का हो गया कि ऐसे कोई जो है कह देगा? देखिए, संविधान की कुछ मूल भावनाएं हैं जो बाबा साहब ने दी, उनको कोई बदल नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी की तो सारा भाव है ही उन मूल भावनाओं को संरक्षित करने का और मजबूत करने का। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में परिवर्तन लाने की व्यवस्था भी दी, उसके संशोधन करने की। लेकिन इस चार दीवारी में रह के उन्होंने दीवार तोड़ने की अनुमति नहीं दी है। इस दीवार के अंदर आप कुर्सियां हिला सकते हैं, जो नई चुनौतियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। देश में अब तक तकरीबन 125 संशोधन आई थिंक हो चुके हैं संविधान में। और जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहला संशोधन हुआ था, उसी वक्त हुआ था। तो संशोधन तो होते रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया आए दिन संविधान को लेकर के बयानबाजियां करते रहते हैं, तो वो क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका मिशन है, किस मिशन के तहत कौन सी सियासत कर रहे हैं? ये केवल एक झूठ मूठ का भय उत्पन्न करने की कोशिश है। ये डराना कि भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत मिल गया, 400 पार हो गया, तो संविधान को उल्टा पुल्टा कर देंगे। अरे, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी तो संविधान की आस्था रखने वाले लोग हैं, उसको और मजबूत करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की संस्था को मजबूत करने के लिए हर काम हम कर रहे हैं। जो हमने अभी नहीं किया, आगे उसको और करेंगे, और सोचेंगे, और मजबूत करेंगे। इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आप अखिलेश जी से पूछिए, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कौन सा एक अमेंडमेंट, संशोधन विधानसभा में लाए जो कोई दूरगामी परिणाम लाने वाला हो? मुझको तो नहीं याद पड़ता कुछ भी किया। जी ने भी कल अपने विशेष साक्षात्कार में कहा, इंटरव्यू में कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो मतलब बहुत विस्तार से कल इंटरव्यू दिया और साक्षात्कार में ये तमाम बातों पर वो खुलकर बोला। बिल्कुल डरने वाली नहीं, ये तो ताकत वाली बात है। देखिए, संविधान में या न्याय व्यवस्था में कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है? सबसे पहली आवश्यकता थी जो हमारे आपराधिक कानून है। मैं पुलिस की सेवा करके आया हूं और मैं 1861 के कानून के हिसाब से कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा था। ये तो गलत था ना। तो और कब, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, उसके बाद अंग्रेजों की जो सोच थी उसका परिणाम था। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई और नई आधुनिक सोच के साथ तीनों कानून नए लाए गए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षण का नवीनतम जो बड़ा संशोधन हुआ वो हुआ। तो आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम किया जाएगा। पूरे देश में चुनाव इस प्रकार हों कि 4-6 महीने में सारे चुनाव हो जाएं। उसके बाद 4.5 साल सारी सरकारें मिलकर के काम करें। देश का पैसा भी बचे। एक वोटर लिस्ट हो जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये बहुत मूलभूत परिवर्तन है जो होने जरूरी है। और 1 इंडिया 1 इलेक्शन तो पहले 3 चुनाव था ही, बाद में
कांग्रेस ने बार बार सरकारों को बर्खास्त किया, बाई इलेक्शन हुए जिसकी वजह से बिखर गया। आज उसको पुनः जोड़ने की जरूरत है। तो जब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में एक बड़ा बहुमत होगा तो ऐसे संशोधन जरूर होंगे। संविधान की मूल भावना, उसको बदलने की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। उसको और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम करती रही है, आगे और काम करेगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद, वो भी आजकल राम कथा सुनाते हुए नजर आते हैं, राम राम कहते हुए नजर आते हैं, राम की कविता सुनाते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे? और मंदिर मंदिर जा रहे हैं, चुनरी ओढ़ रहे हैं। ये सब अवसरवादी बातें हैं और राजनीति में इस तरह की अवसरवादिता सबको दिखती है, क्योंकि मोदी जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की। कोर्ट के आदेश से भगवान श्री राम का मंदिर बना, मंदिर का डिजाइन, बनने का तरीका, सब कुछ सबको इतना पसंद आया कि आज हर भारतीय, हर सनातनी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एक एयरपोर्ट अयोध्या में तैयार है। रोज लाखों लोग जाके दर्शन कर रहे हैं, सिर झुका के जाते हैं, सीना चौड़ा करके वहां से आते हैं। ये चीज इमरान जी को भी दिख रही है। पर इमरान जी, इसमें भागीदारी करने का समय तब था जब आपने उसका विरोध किया। आज जब वो यात्रा पूरी हो गई, लोग सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, भगवान श्री राम के भजन गा रहे हैं, अब आप चुनरी पहनो, चाहे राम राम बोलो, लोगों को पता है। इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो पहले आपका इलाज होगा, यानी जो जनता उनके सामने मौजूद रहती है, फिर मेरा इलाज हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का इलाज कर रही है, अपराधी माफिया का इलाज कर चुकी है। जो कुछ भ्रष्टाचार बचा है उसके लिए मोदी जी ने संकल्प पत्र में कहा कि 100% गारंटी के साथ इस भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। इमरान जी, इलाज जरूर होगा, अपराधियों का होगा, भ्रष्टाचारियों का होगा, माफिया का होगा। अगर आप अपने आप को इस परिभाषा के अंदर पाते हैं तो आपको डरने की जरूरत है। अगर आपके अंदर ऐसी परिभाषा नहीं है, आप सुधार कर चुके हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में आप त्रिकोण देख रहे हैं, 1-to-1 फाइट देख रहे हैं, या फिर एक तरफा मुकाबला आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? थोड़ा थोड़ा अंतर अलग अलग सीटों पे है, लेकिन सामाजिक समीकरण पहले देखें, विकास की लहर की हवा देखें, और भी फैक्टर देखें, तो जो 8 सीटें हमारी पहले चरण में जा रही हैं चुनाव में, सभी 8 सीटों में मुझको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख की लीड से शुरुआत कर रही है। ये तो समीकरण ही बोल रहे हैं। इसके आगे एक से एक अच्छे प्रत्याशी हमने उतारे हैं। हाल के समय में बहुत हमारा जुड़ाव हुआ है, मोदी जी के परिवार में बहुत लोग जुड़े हैं। तो ये और फैक्टर हैं जिनको अभी अंक गणित में हम और आप नहीं ला सकते। केमिस्ट्री, हाँ, ये केमिस्ट्री जो है, ये मैथमेटिक्स बनेगी जब काउंटिंग होगी, लेकिन हर जगह पे लाखों से समीकरण से ही शुरुआत है। गाजियाबाद जैसी जगह अगर बात करें, बुलंदशहर की बात करें, मेरठ बात करें, तो वहां तो हम शुरुआत ही 5-7 लाख से आगे कर रहे हैं। लेकिन ये कोई अति विश्वास वाली बात नहीं है, ये दौड़ में खरगोश वाली बात नहीं है। हम दौड़ के कछुआ हैं, धीरे धीरे हर रोज काम करते हैं, और उसी का परिणाम है कि हर परिवार, हर व्यक्ति, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, मोदी जी के परिवार में आज शामिल है। आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ रही है। बहुत बड़ी जीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भारत में जरूर होगी। ऐसा होता हुआ सबको सामने दिख रहा है। रालोद भाजपा का जो गठबंधन हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं वेस्ट यूपी में? इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट अभी से हम लोग को दिख रहा है, और विकास के दृष्टिकोण से तो राष्ट्रीय लोकदल के और भाजपा के आउटलुक में कोई अंतर था ही नहीं। राजनीतिक रूप से गलत जगह थे, अब सही जगह पे आ गए। और नहीं, मुझे बहुत खुशी इस बात की, जैन जी बहुत दार्शनिक नेता हैं। आप याद करें, जैन जी ने आज तक कभी कोई ऊंची नीची बात नहीं की। वो हम कुछ समय पहले हम और वो ऑपोजिशन में थे, लेकिन मैं उनकी तब भी सराहना करता था, आज भी सराहना करूंगा कि वो बहुत ही संयमित बात करते हैं, विकास उन्मुखी बात करते हैं। और अब उनको और राष्ट्रीय लोकदल को सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश में मौका मिल रहा है योगदान करने का। केंद्र सरकार में मौका निश्चित रूप से और वृहद रूप में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको पदों की लालसा होना चाहिए, उनको पद दिया जाएगा, नहीं। जो राष्ट्र निर्माण का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें उनका और सक्रिय योगदान होगा। मुझे जैन जी से व्यक्तिगत रूप से बहुत आशाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका योगदान बहुत बड़ा होगा, यादगार होगा। एक 2 सवाल और पूछ लेते हैं आपसे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव
खासतौर से ऐसा लगता है दूरबीन लेकर के बैठे हुए और जैन जी को ही देख रहे हैं। कभी वो 6 और 7 की बात करते हैं तो अखिलेश जी का जवाब जैन जी देते हैं कि भाई 1 और 1 11 होते हैं। आजकल वो घोड़े की बात कर रहे हैं कि घोड़े की 2.5 चाल में रालोद फंस गया, तो इसका भी जवाब देते हुए जैन नजर आ रहे हैं। तो कौन सी चाल जो है, घोड़े की कैसी चाल की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? चाल एक ही है, देखिए, विकास की चाल। और विकास की राह में जो विकास की अगर बस बोले हैं तो, या ट्रेन में बोलता हूं, तो उसमें किसी को पीछे छूटना नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है, जिसका काम है देखना कि कोई यात्री ना पीछे छूटे, कोई डिब्बा ना पीछे छूटे। तो डबल इंजन की सरकार सबको साथ लेके चलती है, और जो भी घोड़े की चाल चले, साइकिल की चाल चले, ये सब गुजरे जमाने की बातें हो गई। आज विकास में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, देश को विकसित देश की श्रेणी में लाना, ये कोई छोटा संकल्प है। इस संकल्प को सिंगापुर ने लिया था 1960 के दशक में, अन्य कुछ देशों ने लिया, और तब जाकर के उसको पूरा कर पाए। हमने ये बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि 24 साल में इसको पूरा करेंगे। ये अकेले मोदी जी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जैन जी का योगदान भी होगा, योगी जी का योगदान तो हो ही रहा है, मेरा आपका योगदान होगा, पूरे मीडिया का योगदान होगा। हमें अपनी संस्थाओं को मजबूत करना है, हमें अपनी समस्याओं को हल करना है। अंत में मैं याद दिलाना चाहूंगा, मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो हमेशा हमें याद रखनी है। उन्होंने कहा था, ना हम समस्या पालेंगे ना समस्या टालेंगे, हर समस्या का हल निकालेंगे। हम विकसित भारत तब कहलाएंगे हम अगर समस्या का हल निकालने वाले, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले देश बन जाएंगे, जो कि हम बने। हमने यूपीआई के रूप में एक ऐसी चीज चमत्कार कर दिया जो आज पूरी दुनिया हमसे आके देख रही है, सीख रही है। आधार के रूप में हमने एक चमत्कार कर दिया, उसको लोग देख रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के रूप में हमने एक चमत्कार कर दिया। ऐसे बहुत से चमत्कार किए, इसरो ने चमत्कार कर दिया, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हमको बहुत सारे चमत्कार अभी करने, हमारे देश में हमारी कंपनियां हवाई जहाज बनाए, तब हम लोग संतुष्ट होंगे। 4 जून को जनता भी चमत्कार करेगी। 4 जून को निश्चित रूप से चमत्कार होगा। 4 जून को 400 पार होगा। सहारनपुर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मतदाताओं से क्या कहेंगे आखिर सवाल? मतदाताओं से मैं कहूंगा जरूर कि अपना मत बेखौफ होकर के डालें। कोई आपको डराता है, धमकाता है, पैसे देता है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई कर रहा है तो उसकी, मेरे बेटियां, मेरे बेटे बड़े होशियार हैं, धीरे से एक रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना और उसकी शिकायत मुझको करना, इलेक्शन कमीशन को करना। जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग मिलकर कठोर कार्रवाई करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आप निर्भीक होकर वोट डालिए, और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आपके पूरी तरह साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीएम अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया। 19 अप्रैल को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में मतदान होना है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिएगा। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अपना मत जरूर डालिएगा। मेरा मत मेरा अधिकार का नारा जरूर बुलंद कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 सहारनपुर।